हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल साइंस का मतलब फिजिक्स जो चल रहा है उसका ये क्लास 2 है। हम पहला क्लास आपको करा दिए हैं, ये थ्योरी का दूसरा क्लास है और ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है फिजिक्स से आपको 8 से 9 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो जनरल साइंस से आपका 24 क्वेश्चन आना है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों है। तो फिजिक्स से आपको 8-9 क्वेश्चन मिलेगा और इसमें मैकेनिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपको फिजिक्स में अगर मैकेनिक्स चैप्टर पे कमांड है अच्छे से तो बाकी सभी चैप्टर आपको आसान लगेगा। ठीक है, इसीलिए मैं जो फिजिक्स का जो मैकेनिक्स में दिया हुआ है जो भी थ्योरी उसको मैं अच्छे से कवर कर रहा हूँ। बाकी चैप्टर में थ्योरी बहुत कम है, 7 चैप्टर दिया गया है इसका सिलेबस में, तो बाकी में थ्योरी बहुत कम है। तो आप इस थ्योरी को ध्यान से देखिए ताकि आपको जो न्यूमेरिकल आएगा या जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो बहुत अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक। देखिए पहला टॉपिक है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये बात सुनते ही आपके दिमाग में कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ आ जाता होगा, उसके साथ उसका इक्वेशन क्या है वो भी आ जाता होगा। चलिए हम सबको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। पहला है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या कहता है कि एक ही बात कहता है क्या कि कोई भी बॉडी अगर है, कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, या तो ये रेस्ट में रहेगा या फिर किस में रहेगा तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। किस में रहेगा? यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान मोशन में रहेगा, रेस्ट में रहेगा या फिर किस में रहेगा? यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहरी फोर्स बल न लग जाता है तब तक। समझ गए बात? तो यही कहता है फर्स्ट लॉ। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि फर्स्ट लॉ को यहाँ पे ये पॉइंट देखिए कि फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड क्या? गैलीलियो लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया। ये दोनों ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट सीधे एएलपी के एग्जाम में पूछा गया था, जो रेलवे का एएलपी एग्जाम हुआ था उसमें, और ये भी मतलब किसके द्वारा ये मतलब कंडक्ट कराया गया था? तो टीसीएस के ही द्वारा, और आपका भी पेपर टीसीएस के द्वारा ही आना है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को याद रखिए जो पॉइंट मैं बताता हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ इज कॉल्ड क्या? तो गैलीलियो या फिर क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। और ये भी आप समझ गए कि जब बॉडी या रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, ठीक है, जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। चलिए आगे इसका एप्लीकेशन देखते हैं। देखिए इसका एप्लीकेशन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पहला है क्या है कि देखिए पहला एप्लीकेशन कह रहा है कि एथलीट्स रन सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। देखिए जैसे कि आप कोई भी एथलीट्स को देखते हैं तो क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ से लेकर के बाउंड्री यहाँ है और यहाँ से यहाँ तक इसको अगर जंप करना रहता है तो ये पहले ही से क्या करता है? दौड़ के आता है। क्यों? ताकि इसका इनर्शिया जो हो ना ये कम हो जाए, ताकि ये लॉन्ग से लॉन्ग छलांग लगा सके, जंप कर सके। बात समझ गए? चलिए दूसरा देखिए, ये कह रहा है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा देखिए, ए बॉल थ्रो अपवर्ड इन ए ट्रेन मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिटर्न टू इट्स हैंड थ्रो। देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन इसको पूछेगा कि जैसे कोई आदमी कार से जा रहा है, अब उसका कार का जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, वो अपने हाथ से एक बॉल को फेंका ऊपर की तरफ, तो वो बॉल कहाँ गिरेगा? कार के पीछे गिरेगा, कार के आगे गिरेगा, बगल में गिरेगा या उसके हाथ में गिरेगा? तो वो बॉल कहाँ गिरेगा? तो उसके हाथ में आएगा, रिटर्न उसके हाथ में आएगा। ठीक है, ये फिजिक्स है, इसको समझना पड़ेगा आपको तभी, नहीं तो आप अगर सोचिएगा तो आपको लगेगा पीछे गिर जाएगा। तो ये फिजिक्स है, इसको समझ के ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि द मड फ्रॉम ए व्हील मूविंग व्हीकल यानी कि फ्लाइज टेंजेंशियली। देखते हैं आप, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि आप कीचड़ के अंदर देखते हैं कोई गाड़ी अगर फंस जाता है तो ये चक्का अगर गाड़ी का हो गया तो ये रोटेट करते रहता है। तो देखिएगा इसका जो मड मतलब जो कीचड़ होता है वो ऐसे टेंजेंशियली कैसे होते रहता है? तो आगे की तरफ भागते रहता है। ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये ऐसे टेंजेंशियली भागते रहता है। समझ गए बात? चलिए देखिए नेक्स्ट, ये कह रहा है व्हेन द सेक ब्रांच ऑफ द मैंगो ट्री द मैंगो फॉल्स। जब आप क्या करते हैं, जैसे कि मैंगो के समझ लिए कि कोई ट्री है, ठीक है, अब उसके आप ब्रांच मतलब क्या, उसको डाली को पकड़ के आप अगर हिलाते हैं तो क्या होता है? जो मैंगो गिरता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। तो ये भी क्या है? तो फर्स्ट लॉ का ही ये एप्लीकेशन है। नेक्स्ट देखिए कि ए मैन जंपिंग फ्रॉम द मूविंग ट्रेन मे फॉल्स डाउन। ठीक है, अगर कोई मतलब चलता ट्रेन से अगर कोई आदमी मतलब कूदेगा तो कहाँ? नीचे की तरफ ही गिरेगा। चलिए आगे दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए इसका एप्लीकेशन ये क्या है कि इफ़ ए क्लोथ प्लेस अंडर द बुक इज टेकन सडन पुल इट कम्स आउट विदाउट डिस्टर्बिंग द बुक। जैसे कि आप ऐसा एग्जाम्पल तो खूब सुने हो जाएगा कि जैसे कि देखिए ऐसे मान लीजिए कि ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है
और ये ग्लास के अंदर क्या है कि पानी है, कुछ भी है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप क्या किए, एक कार्डबोर्ड डाल दिए, ठीक है, एक कोई भी मतलब कार्डबोर्ड या पेपर टाइप के कुछ भी आप डाल दिए, ठीक है। और इसके ऊपर आप क्या किए कि एक क्वाइन डाल दिए। अब आप क्या किए कि इस कार्डबोर्ड को जब आप धीरे 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 इधर की तरफ खींच लीजिएगा, इधर की तरफ खींचिएगा तो क्वाइन क्या होगा, ग्लास के अंदर गिर जाएगा। किस वजह से गिर गया, तो ये भी इनर्सिया के वजह से गिर गया। और अब इनर्सिया जो है किसका एप्लीकेशन के अंदर आता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर आता है। तो यही बात इसमें कहा गया है, ठीक है, इसमें कहा गया। अब ये देखिए, ये कह रहा है कि व्हेन ए हॉर्स सडनली स्टार्ट मूविंग दे राइड द फॉल्स बैकवर्ड। जब अब क्या होता है कि हॉर्स जब भी स्टार्ट होता है और ये स्टार्टिंग, जैसे कि मान लीजिए कि ये हॉर्स है, ठीक है, ये हॉर्स है, मुझे बहुत अच्छा बनाने नहीं आता, आप समझ जाइएगा, ठीक है। ये हॉर्स है, इस पर कोई बैठा हुआ है, ठीक है, इस पर कोई बैठा हुआ है। अब ये क्या हुआ कि ये अचानक आगे की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, तो ये क्या हुआ, पीछे की तरफ गिर गया। ये क्यों गिर गया, क्योंकि आपको पता है जब ये रेस्ट में था तो इसका बॉडी भी क्या रेस्ट में था, लेकिन हॉर्स के अंदर जब मोशन आया तो इसके बॉडी के अंदर मोशन उस टाइम में नहीं था, तो इनर्सिया की वजह से क्या हो गया, पीछे गिर गया। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हेन ए रनिंग हॉर्स सडनली स्टॉप द राइडर फॉल्स फॉरवर्ड। जब यही हॉर्स अगर चल रहा है और जब ये क्या हो, जब ये चल रहा है तो इसका बॉडी भी क्या है, इसके साथ मोशन में, लेकिन जब ये अचानक हॉर्स रुकेगा तो इसके बॉडी क्या होगा, इनर्सिया की वजह से कहाँ, आगे की तरफ गिर जाएगा। समझ गए बात। नेक्स्ट देखिए, वी हिट ए कारपेट विथ ए स्ट्रिक टू रिमूव द डस्ट। जैसे कि मान लीजिए कि आप कारपेट मतलब समझ रहे हैं ना, कंबल को बोलते हैं कारपेट, मतलब उस टाइप के ही होता है। तो आप अगर मान लीजिए कि कोई ये आपके पास ये अरगन्नी हो गया, ठीक है, मतलब जिसको मतलब इसको ऐसे लैंग्वेज में अरगन्नी ही बोलते हैं। मतलब मान लीजिए कि आपकी ये कोई स्ट्रिक है, इसके ऊपर आप ये कारपेट डाले हुए हैं, ठीक है, ये कारपेट आप डाल दिए, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या कर रहे हैं कि एक स्टिक ले लिए, आप इसके ऊपर मतलब प्रहार कर रहे हैं, इसको आप मतलब पीट रहे हैं, ठीक है। तब इसमें होगा हीट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि ये तो मोशन में हो जाएगा, तो ये आगे बढ़ जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल है ये क्या रेस्ट में ही है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो आप देखते हैं कभी भी मतलब स्टिक से लेकर के और कारपेट के ऊपर यानी कि कंबल ब्लैंकेट के ऊपर जब आप प्रहार करते हैं, हीट करते हैं, तो उसमें से डस्ट बाहर जो आ जाता है वो भी किस वजह से आता है, तो इनर्सिया की वजह से आता है, रेस्ट ऑफ इनर्सिया की वजह से आता है। समझ गए बात। चलिए देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स। ये एप्लीकेशन सब इंपॉर्टेंट है, जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक आपको याद नहीं रहेगा। देखिए आपका यहाँ पे जो सेकेंड लॉ है, जो मोशन का जो सेकेंड लॉ है, ये क्या कहता है कि ये डायरेक्ट इतना ही बात आप इसमें याद रखिए, फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, एम ए के। बस यही बात आपको याद रखना है यहाँ पे कि एफ इक्वल टू एम ए जो आप फोर्स का जो लगाते हैं। लेकिन देखिए फोर्स का जो डिफिनीशन है वो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग है, लेकिन फोर्स जो आता है ये सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग आता है। बात समझ गए। तो आपको इतना याद रखना है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ये आपको पता ही। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में क्या लिखा है कि न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये क्या दे रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रहा है, डायरेक्शन से इसको मतलब नहीं है, ठीक है। आगे ये पॉइंट देख लीजिए, ये कह रहा है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कंटेन द सेकेंड लॉ। मतलब जो फर्स्ट लॉ है वो किसको, सेकेंड लॉ को भी मतलब कंटेन करता है, यानी कि डिफिनीशन तो वहीं पे है और बाकी आगे फोर्स को डिफाइन किया गया है। इसका एप्लीकेशन देखिए क्या है, इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, देख लीजिए। जैसे कि ये पर्सन फॉलिंग ऑन ए पक यानी कि पक्का फ्लोर, मतलब ऐसे आप, मैं इसको हिंदी में समझाता हूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये पक्का फ्लोर है, ठीक है, ये पक्का फ्लोर है, और जब यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या किया, पक्का फ्लोर पे जब गिरा तो इसको क्या ज़्यादा चोट महसूस होगा ना। लेकिन यही अगर मिट्टी का फ्लोर है, ये कैसा, ये पक्का था और ये क्या हो जाएगा, मिट्टी का फ्लोर है। अब ये पर्सन इस मिट्टी के फ्लोर पे जब गिरता है तो क्या होगा, इसको चोट कम महसूस होगा। तो ये क्या है, सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन का ये क्या है, एग्जाम्पल हो गया। समझ गया बात। तो ये यहाँ पे यही बताया गया है कि जब ये पक्का पर गिरता है तो ये क्या होता है, ज़्यादा इंजर महसूस करता है, मतलब ज़्यादा उसको चोट लग जाता है। लेकिन वही जब मतलब एक नॉर्मल ग्राउंड पे जैसे कि कच्चा पे गिरता है तो इसको क्या होता है, मतलब लूज अर्थ पे गिरता है तो उसको कम इंजर महसूस होता है, मतलब कम चोट महसूस होता है। समझ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाइल कैचिंग ए बॉल ए क्रिकेटर लोअर इट्स हैंड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द गेटिंग हंट। मतलब क्या कह रहा है कि जैसे कि आप देखे हुए क्रिकेटर को, जैसे कि वो क्रिकेट कैच करता है तो क्या करता है कि मतलब वहाँ पे तो आप क्या देखते हैं कि जब क्रिकेटर होता है तो पीछे की तरफ अपना हाथ खींचते। वो क्यों खींचते, ताकि उनको चोट का महसूस जो हो वो कम हो। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पूछेगा किसका एप्लीकेशन है, तो सेकेंड लॉ जो आप पढ़े हैं उसी का ये एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपको थर्ड लॉ भी मिलेगा। तो बहुत सारे लोग को लगता है कि जब पीछे की तरफ खींच रहा है तो एक्शन रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ थर्ड लॉ होगा, नहीं, ये सेकेंड लॉ होता है, ठीक है। तो ये आपको मतलब याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आगे की तरफ। देखिए आपको आगे की तरफ दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्ड लॉ आप देखिए डायरेक्ट थर्ड लॉ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं डेफिनेटली कवर करूँगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है कि इसमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एवरी
एक्शन ऑफ देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब थर्ड लॉ का एक ही मतलब है कि जितना आप एक्शन कर रहे हैं उसके इक्वल में और अपोजिट में क्या होगा, रिएक्शन होगा। जैसे कि मान लीजिए हम इधर से अगर फोर्स एफ लगा रहे हैं किसी भी चीज़ पे, अगर वाल पे भी लगा रहे थे, जहाँ भी लगा रहे हैं, यहाँ इस पे फोर्स हम एफ लगा रहे हैं, तो इधर से भी इसको एफ रिएक्शन के रूप में मिलेगा। इधर ये क्या होगा, अप्लाई फोर्स, इसको क्या बोलते हैं, अप्लाइड फोर्स। और इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया आपको अपोजिट रिएक्शन हो गया, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स इसको बोलते हैं। बात समझ गए, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि पहला देखिए इसका, जैसे कि सेकेंड लॉ का जो मतलब था एप्लीकेशन वो एक ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्रिकेट वाला, लेकिन थर्ड लॉ का कई सारा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फर्स्ट लॉ का था। तो देखिए थर्ड लॉ का जो पहला है वो क्या है कि इन ऑर्डर टू वॉक वी प्रेस द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन विथ आवर फुट, एज रिजल्ट द अर्थ ऑन ऑर्डर टू पुशेस आवर फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ ग्राउंड पे क्या है, खड़े हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। अब देखिए आपके अंदर क्या है, मास है, मास हो गया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं कि मतलब नीचे की तरफ आप क्या कर रहे हैं, जितने आपके पास मास है और ग्रेविटी के साथ मतलब जी के साथ, तो आप mg वेट नीचे की तरफ लगा रहे हैं। लेकिन ये जो वेट है आपका रियल वेट है, लेकिन ये आपको महसूस तब होगा जब नीचे ग्राउंड से आपको सेम mg का क्या रिएक्शन मिलेगा, तब क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा, तब आपको ये वेट महसूस होगा। नहीं तो अगर मान लीजिए कि आपके पास मास तो है ही है और आपके पास ग्रेविटी जी भी लग रहा है, लेकिन आपको अगर एक छत से अगर मान लीजिए कि आप एक छत से चाहे कहीं से आप नीचे फॉल करते हैं, तो आपको उस समय क्या महसूस होता है, वेटलेस महसूस होता है। क्यों, क्योंकि उस टाइम में आपको अर्थ से नीचे से रिएक्शन नहीं मिलते रहता, इसीलिए। तो यहाँ पे क्या है कि आपको जो वेट महसूस होता है किस लिए होता है, क्योंकि नीचे से जब रिएक्शन मिलता है तब ये वेट महसूस होता है। समझ गए बात। तो यही जो रिएक्शन मिलता है इस वजह से वेट महसूस होता है। इसी वजह से हम ग्राउंड पे जो चलते हैं तो हमारे फुट के द्वारा क्या होता है, नीचे प्रेशर लगाया जाता है पैर के द्वारा, उसके बाद नीचे से जो रिएक्शन आता है वही हमें वेट को महसूस करने के लिए मतलब एहसास कराता है। समझ गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए आपका नेक्स्ट है ये एग्जाम्पल, ये कह रहा है इट इज़ ए डिफरेंट टू ड्राइव ए नेल इन ए वुडन ब्लॉक विदाउट होल्डिंग द ब्लॉक। ठीक है, मतलब कह रहा है कि आप अगर मान लीजिए कि कोई वाल है, ठीक है, ये वाल है, अगर इसमें आप क्या करते हैं, कोई कील को आप इसमें क्या करते हैं, अगर आप प्रेशर करते हैं तो आप देखते हैं कि जब तक आप इसको एक हैमर से हैमरिंग नहीं करिएगा, हैमर से हैमरिंग नहीं कीजिएगा इस पर, तब तक ये नहीं जाएगा। ठीक है, समझ गया। तो ये क्या हो रहा है कि आप जितना, जैसे कि वाल जितना फोर्स को रोक रहा है, रिएक्शन दे रहा है, उतना ही फोर्स अगर आप लगाइएगा तब जाकर के जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। एक एग्जाम्पल इसका खास करके जो इंपॉर्टेंट क्या है कि जेट प्लेन मूव ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ किसके, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। जेट, आपको इसको ध्यान रखना है कि जेट प्लेन जो है, जैसे कि ये डिफेंस में जनरली यूज किया जाता है, तो जेट प्लेन जो है मूव करता है किस पे, तो प्रिंसिपल ऑफ थर्ड लॉ। आगे आपको रॉकेट का भी आएगा। ठीक है, तो रॉकेट के लिए जो होता है वो क्या होता है, तो हम आपको आगे बताएंगे, वो हम आपको मोमेंटम में आगे बताएंगे। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे इसको आप याद रखिए, क्योंकि इसमें और उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जेट प्लेन जो मूव करता है किस पे, तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग मूव करता है। ठीक है, आगे ये भी थोड़ा देख लीजिए। देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये देख लिए, एज एग्जॉस्ट ऑफ द गैसेस कम आउट फ्रॉम द नोजल। जैसे कि मान लिया जाए कोई नोजल है, ठीक है, जैसे कि नोजल होता है, नोजल के आपको शेप पता है कि ऐसे होता है। ठीक है, ये होता है आपका इनलेट, ये होता है इनलेट, और ये क्या हो जाता है, आउटलेट हो जाता है, ये होता है इनलेट। ठीक है, अब आगे पढ़िए इसमें, एज एग्जॉस्ट गैस कम्स आउट फ्रॉम द नोजल एट ग्रेट स्पीड द रिएक्शन ऑफ द सेम मूव द प्लेन फॉरवर्ड। देखिए जब क्या होता है प्लेन में, आप देखिए होइएगा कि ये नोजल लगा होता है, जब इसके थ्रू जब एग्जॉस्ट गैसेस जो होता है, जैसे कि इसमें जो फ्यूल होता है उसका कंबसन होता है, मतलब प्लेन के अंदर जो फ्यूल का कंबसन होता है, उसके बाद जो इसका एग्जॉस्ट गैस होता है वो बाहर की तरफ निकलता है। जब एग्जॉस्ट गैस बाहर की तरफ निकलता है तो इसी के द्वारा थ्रस्ट का पैदा किया जाता है, उस थ्रस्ट के द्वारा क्या होता है, तब प्लेन आगे फॉरवर्ड मूव करता है। समझ गए बात। चलिए, तो ये दोनों किसका एप्लीकेशन हो गया, तो थर्ड लॉ का हो गया। आगे देखिए, आगे है आपका मोमेंटम। मोमेंटम में क्या है कि मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, और ये सिंपल क्या होता है, M इंटू में V होता है। यहाँ पे M क्या होता है, मास, और ये क्या है, वेलोसिटी। जो भी ऑब्जेक्ट है उसका ये क्या है, मास, और ये क्या है, तो वेलोसिटी। तो इसमें बस ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको सब कुछ बताते हैं आगे। देखिए
ये तो आपको डायरेक्ट वही चीज़ डिफाइन करके यहाँ दिया। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए मास है तो केजी में हो जाएगा, और वेलोसिटी के क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कई बार इसका डायमेंशन पूछ लेता है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास को हम m लिखते हैं और मीटर को l, और सेकंड जो बटे में है मतलब नीचे में, तो इसको क्या t-1 लिखते हैं, तो ये भी इसका डायमेंशन हो जाएगा। चलिए हम इसको आगे देखते हैं कि क्या इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इसका इंपॉर्टेंट है वो ये पॉइंट है जो मैं कलर किया हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये कह रहा है इन द ऑब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। जब तक मान लिया कि कोई सिस्टम है उसका मोमेंटम जो होगा कंजर्व रहेगा। कब तक कंजर्व रहेगा, कि जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना होता है। ठीक है, हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये बॉडी है, ठीक है, और एक ये भी बॉडी है। ठीक है, इसका मास क्या है m1 और इसका मास कितना है m2 है। ठीक है, बात समझ गए। इसका स्टार्टिंग में वेलोसिटी था कितना u1 और इसका वेलोसिटी कितना था तो u2। अब देखिए जब ये बॉडी क्या हुआ कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, मतलब ये बॉडी क्या हुआ है कि ये बॉडी एक दूसरे के मतलब आसपास जा रहा है, तो ये मतलब कुछ टाइम के बाद ये दोनों टकरा जाएगा। जब दोनों टकरा गया तो आप क्या देखिए कि एगो बॉडी फिर टकराने के बाद इधर चला गया, एगो बॉडी टकराने के बाद इधर चला गया। ठीक है, तो जो इधर चला गया बॉडी, हम इसको m2, मास तो अभी भी सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ मोमेंटम कंजर्व है, मास बॉडी का सेम रहेगा। तो इसका वेलोसिटी अब चेंज हो जाएगा टकराने के बाद। जो पहले वेलोसिटी है वो नहीं अब रहेगा, चेंज हो जाएगा। मान लीजिए तो चेंज हो जाएगा, तो इसका हम v2 मान लिए और इसका चेंज होने के बाद क्या मान लिए, v1 मान लिए, क्योंकि इसका मास था m1। ठीक है, तो ये देखिए ये दो आपके पास केस बन गया। अब आपको डायरेक्ट अगर ये पूछे कि फाइनल मोमेंटम होगा क्या होगा, तो फाइनल मोमेंटम को हम इससे इक्वेट करेंगे। देखिए ये हो गया आपका फाइनल मोमेंटम, और ये कैसा होगा, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया। ये मोमेंटम का मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना, संवेग होता है हिंदी में। ठीक है, तो ये हो गया क्या, इनिशियल, और ये क्या हो गया फाइनल। ये फाइनल मोमेंटम हो गया और ये कैसा होगा, इनिशियल मोमेंटम हो गया। ठीक है, बात समझ गए। तो देखिए आपको ये रिलेशन याद रखना है। ये रिलेशन जो है ना नीचे वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका सब न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो हम पहले क्या देखें, इनिशियल मोमेंटम दोनों बॉडी का लेके लिए तो क्या हो जाएगा m1 un। उसी तरह से बॉडी दो का दूसरा बॉडी का लिए इनिशियल मोमेंटम तो m2 u2 हो गया। उसी तरह से हम क्या किए कि अब पहला बॉडी का फाइनल मोमेंटम लिए तो क्या हो जाएगा m1 v1, इससे आपको न्यूमेरिकल आएगा आगे। और इसके बाद हम दूसरा बॉडी का फाइनल मोमेंटम लेंगे तो क्या हो जाएगा, m2 v2 हो जाएगा। तो आप इतना चीज़ समझ गए यहाँ से, तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए इसका जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए इसका एप्लीकेशन जो है ये है, ये एप्लीकेशन पूछा भी जाता है। जैसे कि ये पूछा जाता है, आपको दिमाग में ऐसे जरूर होगा, जो हिंदी वाले भाई साहब वो ऐसे समझिए। जैसे कि मान लिया कि गन से कोई भी अगर मान लिया जाए कि बुलेट बाहर की तरफ निकलता है, तो उसमें क्या होता है कि गन पीछे की तरफ भी भागता है ना, तो किसका, इसी का एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़िए। व्हेन ए बुलेट इज फायर फ्रॉम ए गन, मतलब एक गन से जब एक बुलेट को छोड़ा जाता है, देन गन रिक्वायल और गिव्स ए यानी कि शार्प पुल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब क्या होता है, जब गन क्या होता है पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में भागता है। जब ये बुलेट मान लिया जाए कि आगे की तरफ जाता है, तो ये गन था ये किधर भागेगा, तो पीछे की तरफ भागेगा, यानी कि पीछे की तरफ भागेगा। लेकिन कितना, तो बहुत कम। कितना बहुत कम, तो मतलब इसका जितना मास होगा, मान लीजिए बुलेट का मास कुछ होगा, ठीक है m1, बहुत कम होगा बुलेट का मास क्योंकि छोटा सा रहता है। उसके बाद इसका वेलोसिटी तो बहुत ज़्यादा होगा, तो इसका वेलोसिटी v1 हो गया। तो इसके देखिए अब इसको इक्वेट करना है आपको, तो इक्वेट इसके फिर मास से, इसके मास क्या हो जाएगा, मतलब m2 हो जाएगा, और इसका वेलोसिटी कितना होगा, तो u2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है कि आप ये बताइए कि जैसे कि गन का मास इतना है और जो वेलोसिटी आपका जो बुलेट का मास इतना है और बुलेट का वेलोसिटी दे देगा, फिर आपसे पूछेगा क्या कि इस गन का जो पीछे बैकवर्ड आया उसका वेलोसिटी कितना था। तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, m1 v1 इक्वल टू में कितना m2 v2, और यहाँ से आपको 3 डाटा गिवन रहेगा, एक को आपको निकालना है। तो इस एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता भी है। चलिए आगे देखिए, ये वही एग्जाम्पल है, इसमें कुछ खास बात नहीं है, जो हम आपको समझाए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। फिर आगे जो मैं इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। देखिए ये कह रहा है, ये सबसे खास बात है, ये कह रहा है कि रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब हम आपको बताए थे क्या, पीछे एक चीज़ बताए थे, और यहाँ पे देखिए जब रॉकेट, हम आपको जेट जब बताए थे, जेट प्लेन ये किस पे वर्क कर रहा था, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे जेट प्लेन काम कर रहा था, जो डिफेंस में यूज होता है। ठीक है, और ये रॉकेट जो होता है किस लिए यूज होता है, तो ये स्पेस पर्पज से यूज होता है। किस लिए होता है, स्पेस पर्पज से यूज होता है। ठीक है, तो ये किस पे काम करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में रिपीट हो गया है, तो ये दोनों का डिफरेंट आपको पता रखना है। क्यों, क्योंकि दोनों ऑप्शन में आपको मिलेगा, जहाँ भी मिलेगा तहाँ एकदम बिल्कुल क्लियर नहीं है तो आप फंस जाइएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको ये एकदम बिल्कुल इसको क्लियर रखिए। समझ गए बात। चलिए देखते हैं आगे। देखिए आगे आपका जो इम्पोर्टेंट है,
वो है इम्पल्स। इम्पल्स के लिए देखिए, इम्पल्स एक्चुअली क्या होता है, इम्पल्स की खास बात क्या होता है कि कुछ सर्टेन टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स को अप्लाई करना इम्पल्स होता है। तो इम्पल्स होता क्या, F×T। इसका कई बार क्या पूछा गया, डायमेंशन पूछा गया, यूनिट पूछा गया। तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और सेकेंड का क्या होता है, मतलब टाइम का क्या होता है सेकेंड। तो ये हो गया। इसको अगर आपसे डायमेंशन पूछ ले तो इसको आपको डायमेंशन बना लेना है। फोर्स का क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, और फिर सेकेंड का मतलब टाइम, मतलब इस सेकेंड जो है टाइम है, इसका सेकेंड मतलब T हो जाएगा। समझ गए बात। तो यहाँ से तो आपको ये बन जाएगा आराम से। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप देखिए, जैसे कि मान लिया जाए कि दो ट्रेन आ रहा है, एक इधर से आ रहा है ट्रेन, और सेमे पटरी पे एगो इधर से ट्रेन आ गया। बात समझ गए। ऐसा कभी होता नहीं है, मतलब जनरली ऐसा नहीं होता है, और कभी होना भी ना चाहिए, लेकिन मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ ताकि आपको समझ जाए। अब हुआ क्या कि दोनों एक ही पटरी पे आ रहा है, तो ये क्या होगा, दोनों अब टकराएगा, बिल्कुल टकराएगा। तो जब ये दोनों ट्रेन टकराएगा तो देखिएगा, इसका भी स्पीड था और इसके अंदर भी स्पीड था, इसका V1 था, इसका V2 था, इसका मास क्या था, M2 था, और इसका मास क्या है, M1 है। तब ये दोनों टकराएगा तो यहाँ क्या होगा कि बहुत कम टाइम के लिए टकराएगा। ऐसा थोड़ी कि टकराते रहेगा 20 मिनट 25 मिनट तक, ऐसा नहीं होगा। एकदम विदिन सेकेंड के लिए टकराएगा। लेकिन वहाँ पे फोर्स जो लगेगा टकराने के दौरान ये बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि दोनों एक हेवी गाड़ी है। उसके बाद क्या है, दोनों के अंदर अच्छा खासा वेलोसिटी है, दोनों एक ही रूट पे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे इम्पल्स आपको देखने के लिए मिलता है सबसे हेवी मात्रा में, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम टाइम के लिए फोर्स लगा। जैसे कि मान लीजिए कि दीवाल को आप ठेल रहे हैं, तो आप बहुत देर तक ले भी ठेल सकते हैं, वहाँ पे इम्पल्स आप ऑब्जर्व नहीं कीजिएगा। लेकिन जब दो गाड़ी टकराता है आमने सामने, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत कम टाइम के लिए टकराता है। देखते हैं 2-4 सेकंड में वो टकरा के मतलब राइट सही हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। समझ गए। तो वहाँ पे आपको इम्पल्स देखने को मिलेगा। तो यही लिखा है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन शॉर्ट टाइम, इसी को क्या बोलते हैं, इम्पल्स। चलिए आगे इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए इम्पल्स का आपको फॉर्मूला भी हम बता दिए, F×T। इम्पल्स क्या होता है, F×T। तो इस पर भी न्यूमेरिकल आता है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे विशेष बात नहीं है कोई। यहाँ पे देख लीजिए, एक इसको देख लीजिए। अब कह रहा है द लेयर ऑफ ब्रिक इज ब्रेकन बाई प्लेयर। जैसे कि देखते होइएगा आप, ऐसे जैसे कि मतलब नीचे में खाली कर देता है, उसके ऊपर बहुत सारा ब्रिक लगा देता है। ऐसे ब्रिक लगा दिया, उसके बाद फिर से एक ऐसे ब्रिक लगा दिया, फिर ऐसे ब्रिक लगा दिया, लेयर ऑफ ब्रिक्स लगा देता है। उसके बाद वो क्या करता है, इस बीच में वो चोट मारता है अपने हाथ से, और ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे किसका कमाल है, तो इम्पल्स का कमाल है। क्यों, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के लिए वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया, तो इसीलिए वो ब्रेक कर जाता है। समझ गए। अब फ्रिक्शन आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन आपको डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। जहाँ भी आप देख रहे हैं सब कुछ फ्रिक्शन है। आप खड़े हो रहे हैं, फ्रिक्शन है, खाना खा रहे हैं, फ्रिक्शन है, सांस ले रहे हैं, जितना भी आप काम कर रहे हैं, जितना कुछ देख रहे हैं, वो सब जगह कहीं ना कहीं आपके डेली लाइफ में फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए हमें फ्रिक्शन को पढ़ने से क्या होता है कि अगर क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, नहीं क्वेश्चन आ रहा है तो अभी भी हमें फ्रिक्शन काम आना ही आना है। ठीक है, चलिए देखिए, ऐसे फ्रिक्शन से अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। देखिए पहला बात क्या कर रहा है, इट इज द अपोजिंग फोर्स दैट इज सेट अप बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट व्हेन द बॉडी स्लाइड्स और रोल्स और टेंड्स टू डू सो द यानी कि सरफेस ऑफ एनदर बॉडी। मतलब सिंपल भाषा में अगर हम आपको समझाऊं तो ये क्या कह रहा है कि जैसे कि एक ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। मैं थोड़ा ऊपर कर ही लेता हूँ ताकि और भी कुछ आपको दिख जाए। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर सिंपल भाषा में मैं बताऊँ तो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड के ऊपर अगर कोई भी चीज़ एक रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब क्या है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पर टिका हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो इस ग्राउंड और इस ऑब्जेक्ट के बीच में यहाँ पे जो एक्ट कर रहा है एक फोर्स, जो फोर्स लग रहा है जिसके वजह से रेस्ट में है, तो इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए सपोज कीजिए कि जब हम इसको आगे और एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा बताते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक चीज़ होता है, ठीक है, उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, म्यू से डिनोट करते हैं किसको, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को। अब यहाँ पे अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू 1 से लेस होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 0.3 है, जनरली 0.34 इतना ही होता है। तो अगर इस वस्तु का मास जो है मतलब 10 kg है, ठीक है, और यहाँ पे 10 kg है, समझिए आप बात को, और इसके ग्रेविटी आपको पता है, जी का वैल्यू आपको दे दिया है क्वेश्चन में कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया। तो इसको अगर हम ये बोले कि ये ग्राउंड पे फोर्स कितना लगा रहा है, तो आप बोलिएगा सर इसको दोनों को गुना कर दीजिए, यही बात तो हो जाएगा। तो मतलब 10 × 10 कितना, तो 100 न्यूटन का फोर्स ये ग्राउंड पे लगा रहा है। इसको रिएक्शन मिल रहा है 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन का इसको क्या रिएक्शन मिल रहा है नीचे से। अब देखिए जब हम इस बॉडी को क्या किए, हम सोचे कि इस बॉडी को हम आगे की तरफ खींचते हैं अपने हाथ से, तब हम इस पर क्या किए, एक फोर्स लगाए। इसको क्या बोलते हैं, अप्लाइड फोर्स।
अप्लाइड फोर्स इसको हम बोलते हैं, ठीक है, अप्लाइड फोर्स बोलते हैं। अब क्या हुआ, जब हम इसको फोर्स लगाएं तो थोड़ा सा हम फोर्स लगाएं तो ये आगे नहीं खींचा, नहीं घिसका, तो हम क्या देखे, अरे भाई क्यों नहीं घिसका, तब हम देखे कि अच्छा इसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, तो हाँ भाई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन कितना लग रहा है, तो ये फ्रिक्शन होगा जो आपको ये म्यू जो दिया हुआ है, तो इस जो आपका टोटल जो ग्राउंड से जो रिएक्शन फोर्स जा रहा है, अगर हम उसमें म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इधर के तरफ, अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इधर के तरफ राइट साइड में, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ग्राउंड पे जो लगेगा, ये यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये लगेगा आपको इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना लगेगा, तो आप ये फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स है ये हो जाता है म्यू एम जी, तो ये कितना हो जाएगा 0.3 गुने में कितना 10, गुने में कितना 10, तो ये कितना हो जाएगा 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा। इस बातों को आप समझिए, तो फ्रिक्शन फोर्स 30 न्यूटन का लग रहा है, इसके मतलब आपको इस बॉडी को आगे खींचने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना है, तो 30 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि 30 न्यूटन तक तो ये खुदे खींच रहा है इधर, तो आपको 30 न्यूटन से जब ज़्यादा लगाइएगा आगे की तरफ फोर्स, तो ये बॉडी मूव कर जाएगा। इसके मतलब इसके अंदर जो ग्राउंड और इस बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, अपोजिंग फोर्स बोलते हैं, जो इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है। बात समझ गए। अब अप्लाइड फोर्स जो होता है हमेशा क्या होता है, लेस देन होता है, किससे, फ्रिक्शन फोर्स से। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि जब आप 30 तक, मान लिया कि आप 28 न्यूटन के फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 28 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बॉडी आपको आगे मूव करेगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 30 न्यूटन से तो इसको पीछे खींचा जा रहा है, ठीक है, समझ गया बात। तो लेकिन अगर आप 30 से ज़्यादा जब ही करते हैं, यहाँ पे अप्लाई फोर्स क्या हुआ 28 और फ्रिक्शन फोर्स क्या हुआ 30, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स कंसीडर किया जाए कितना, तो 28 कंसीडर किया जाए, क्यों, और इस फ्रिक्शन 28 जो फ्रिक्शन फोर्स आया 28 न्यूटन, इसको क्या बोलते हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये रुका के रुका ही रह गया। लेकिन जब ही हम 30 से ज़्यादा, मान लीजिए 30.1 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, तब ये बॉडी मूव कर जाएगा, तब हम इसको अब क्या बोलेंगे, अब जो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं डायनेमिक, यानी कि जो मूविंग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो सब चीज़ आप समझ गए। अगर आप ज़्यादा नहीं समझे तो इतना समझिए कम से कम, जो इधर के तरफ लग रहा है वो अपोजिंग फोर्स है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स है, और इधर के तरफ जो लग रहा है वो क्या है, तो ये अप्लाइड फोर्स है जो हम खींच रहे हैं। हम फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो हम बॉडी को खींच के ले जाएंगे, अगर उससे ज़्यादा फोर्स हम नहीं लगा रहे तो बॉडी वहीं पे रुका रहेगा। इतना बात आप समझ गए। चलिए देखते हैं आगे। आगे आपका पॉइंट जो कह रहा है ये 2 नंबर कह रहा है कि मैक्सिमम, देखिए यहाँ लिमिटिंग फोर्स की बात कर रहा है, तो यही हम जो अभी बॉडी के अंदर बताए थे ना, उस बॉडी के एग्जांपल से कि 30 न्यूटन के अगर आप फोर्स लगा लीजिएगा उसके ऊपर तो चला जाएगा। तो इसके अंदर क्या है कि लिमिटिंग फोर्स है 30 न्यूटन, 30 न्यूटन था उस बॉडी के अंदर, क्या तो लिमिटिंग फोर्स, मतलब लिमिट, इससे अगर आप ज़्यादा लगाते हैं तो आप खींच के ले जाइए, कम लगा रहे तो वहीं पर ऊपर आ रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आपका क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। वही चीज बात फिर इसमें आ गया। स्टैटिक फ्रिक्शन की जब भी आपको बात करेगा, इसका मतलब क्या है कि बॉडी के ऊपर आप 30 न्यूटन से कम फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी रुका ही रहेगा। तो मतलब वो क्या है, जैसे कि ये बॉडी था और ये था आपका ग्राउंड, ठीक है, इधर की तरफ कितना 30 न्यूटन लग रहा था और इधर की तरफ आप कितना अप्लाइड फोर्स लगा रहे थे। तो यहाँ पे जब 30 न्यूटन से आप ज़्यादा लगा लेते हैं, 31 न्यूटन लगा लीजिएगा तो खींच के ले जाइएगा, 30 न्यूटन तक रहेगा तो क्या नहीं खींच सकते, मतलब 30 न्यूटन से जितना भी कम फोर्स आप लगा रहे हैं वो सब क्या है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन उसके अंदर है, उसके वजह से वो नहीं जा रहा है। समझ गए बात। अब देखिए आगे की तरफ, ये काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये क्या होता है कि जब बॉडी क्या करने लगता है, स्लाइड करने लगता है। जैसे कि मान लीजिए ये ग्राउंड है और इसके ऊपर क्या हुआ कि बॉडी स्लाइड करने लगा, वेलोसिटी इसके अंदर भी आ गया, इसके अंदर मास m है और इसका वेलोसिटी भी आ गया। तो स्लाइडिंग करते के समय भी तो कुछ फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन फ्रिक्शन कम लगेगा, किससे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन से। क्योंकि देखते हैं कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए कि कोई गाड़ी रुका हुआ है, अगर आप उसको स्टार्टिंग में खींचते तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन वही अब अगर चल पड़ता है तो आप थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाते रहते हैं और आगे बढ़ते रहता है। तो आपको क्या देख रहे हैं कि जब स्लाइड करने लगा, वो आगे की तरफ घसकने लगा तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, और जब वो घसक नहीं रहा था तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा स्टार्टिंग में। तो यही स्लाइडिंग और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो कम होता है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। यही बात यहाँ कहा गया। और रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है ये सबसे कम होता है, किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होता है। अब देखिए यहाँ पे खुद समझिए, देखिए ये एक ग्राउंड पे एक बॉक्स रखा हुआ है 10 kg का, ठीक है, और आप क्या किए, एक ट्रॉली ले लिए, एक ट्रॉली, और इस ट्रॉली में रख लिया आप 10 kg रख ली, और एक ग्राउंड पे 10 kg रखा हुआ है। आप किसको आसानी से खींच सकते हैं, ट्रॉली वाला को क्या, बिल्कुल आसानी से फोर्स लगाइए तुरंत चल पड़ेगा। जैसे कि मॉल में आप सामान खरीदने जाते हैं तो देखते हैं ऐसा ट्रॉली रहता है। क्यों ट्रॉली देता है, ट्रॉली इसलिए देता है ताकि आपको जो सामान उसमें लोडिंग करना है तो बहुत कम फोर्स लगा करके आप अपने उसको डेस्टिनेशन तक ले जा पाइएगा। समझ गए बात। और इसमें क्या है कि आपको अगर ऐसा दे दें
फ्लैट टाइप, तो आपको बहुत खींचना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो थोड़ा भी लोडिंग हो जाएगा तो बहुत आपको इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्यों फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा है और इसमें फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा है। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है मिनिमम होता है। क्या होता है? मिनिमम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। समझ गया बात? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है वही बात जो हम पीछे बताएं, वही चीज़ को यहाँ लिखा गया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स एंड इट एडजस्ट इट सेल्फ सो डैट इट बिकॉज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। वही बात कहा गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, क्या होता है कि अप्लाइड फोर्स के जो आप मान लीजिए स्टैटिक फ्रिक्शन जो रुका हुआ फ्रिक्शन था, मान लीजिए ये बॉडी था, पहले क्या था? रुका हुआ था ना, ये बॉडी देखिए रुका हुआ था, और हम आपको क्या बोले कि इधर की तरफ 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, पीछे वाले एग्जाम्पल से ये बता रहे हैं 30 न्यूटन का फोर्स, और इधर आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो अप्लाइड फोर्स है आपका कि 30 न्यूटन से जब तक कम होगा, मान लीजिए कि 28 न्यूटन लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो 28 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी अप्लाइड फोर्स होता है वो हमेशा क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स से कम होता है। क्योंकि जब भी अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी तो मूव कर गया ना, तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ रह गया? समझ गया बात? चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए, यानी कि न्यूटन्स यानी कि लॉ ऑफ फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन का कुछ लॉ होता है भाई साहब, जो आप लोग हिंदी में समझना चाहते हैं ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बातों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा ना, तो आपको हिंदी इंग्लिश में फ़र्क नहीं लगेगा। आप एक DFCCIL के ऑफिसर बनने वाले हैं, तो कम से कम आपको इतना टर्म तो समझ में आना ही चाहिए कि फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, नहीं तो आप कब तक घर्षण को ही पढ़ते रहिएगा। समझ रहे हैं ना? तो इतना समझिए कि फ्रिक्शन को घर्षण बोलते हैं हिंदी में, इतना बात आप समझ गए। चीज़ों को आप समझिए, लॉन्गेज पे मत जाइए। आपको अगर प्यास लगा है तो सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस कीजिए? पानी पे। ग्लास पे नहीं फोकस कीजिए कि ये कांच का ग्लास है, स्टील का ग्लास है, इसमें फूल कटा है कि नहीं कटा है। तो इस बात पे फोकस कीजिएगा ना, तो फिर आपको डिफिकल्ट हो जाएगा, हर जगह आपको डिफिकल्टी मिलेगा। इसीलिए आप सीधा सीधा पानी पे टारगेट कीजिए ताकि आपका प्यास बुझ सके। समझे बात? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये कह रहा है यानी कि लॉ ऑफ फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन के लॉ में तीन चीज इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया है देखिए कि फ्रिक्शन एक्ट इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बिल्कुल हमें चीज आपको बता चुके हैं। फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द टू सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट। बिल्कुल, जैसे कि देखिए अगर मान लीजिए ये बॉडी है और ये ग्राउंड है, तो ये दोनों सरफेस है। एक तो ये बॉडी का सरफेस हो गया जो यहाँ पे है, बॉडी का सरफेस नीचे, और दूसरा ग्राउंड का हो गया। ये ग्राउंड अगर बिल्कुल स्लिप है, मतलब एकदम स्लाइडिंग है, मतलब एकदम बिल्कुल ये स्मूथ है, तो इस पर क्या हो जाएगा? बॉडी जल्दी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ये रफ है, अगर रफ है तो क्या देख रहे हैं? इस पर धीरे धीरे बढ़ेगा। मतलब किस पे डिपेंड कर गया? तो इसका कंटेक्ट जो सरफेस था उसी पे तो डिपेंड किया। अब बात समझे ना? कंटेक्ट सरफेस, क्योंकि जैसे कि आप रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो क्या देखते हैं कि रोड एकदम प्लेन रहता है, तो आप गाड़ी को स्वयं उड़ाते भागते हैं। लेकिन वही रोड अगर खराब रहता है, इस तरीके से रहता है, तो आप क्या कहते हैं? मतलब नेता को तो जो कहना होता है वो कहते ही हैं, लेकिन क्या करते हैं कि आपको गाड़ी भी बहुत आराम से चलाना पड़ता है ना, तो आपको मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्ट का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपको, जब दोनों इसमें क्या होगा कि आप देखिए कि जब रफ है रोड तो आपको क्या हो रहा है? मतलब फ्रिक्शन का सामना ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो वही क्या हो रहा है? कंटेक्ट सरफेस ही तो हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है आपको कि फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू सरफेस। देखिए इस एरिया से होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। कभी भी फ्रिक्शन जो होता है एरिया पे डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि आप फ्रिक्शन फोर्स देखे थे तो क्या देखिए म्यू इंटू में एम इंटू में जी था। यहाँ कहीं पे वो जो एरिया जो बॉडी रखा था इसका एरिया आया है नहीं ना आया है, इसके मास पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, और उसका सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन जो दोनों सरफेस है उसका फैक्टर कितना दिया है, फ्रिक्शन फैक्टर। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा, तो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये चीज़ हम आपको पीछे भी बता चुके हैं। चलिए आगे देखिए थोड़ा सा आगे। आप यहाँ जितना कुछ भी दिख रहा है लिखा हुआ है ये सब हम आपको पीछे बता चुके हैं कि एफ क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। और इसी आर को हम क्या लिख सकते हैं कि जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एफ इक्वल टू में म्यू इंटू में आर लिख सकते हैं। और ये आर क्या है? जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था अपवर्ड जो फोर्स लग रहा था ऑब्जेक्ट पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये अपवर्ड जो फोर्स लग रहा है इसको हम क्या बोल सकते हैं? म्यू इंटू में एम इंटू में जी। यही तो आर था, जो रिएक्शन था वो एम जी के बराबर था, तो यही चीज़ यहाँ पे बोला गया। अब देखिए यहाँ पे एक एंगल इंट्रोड्यूस कर दिया। वो क्या है कि अगर मान लीजिए आपको कोई फ्लैट सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरीके से, तो आप देख रहे हैं इसकी एंगल 0 था, मतलब कुछ था ही नहीं एंगल। लेकिन जब आपको किसी एंगल पे रख दे वस्तु को, मान लीजिए कि इस एंगल पे रख दे वस्तु को, तो यहाँ आपको थीटा दे देगा, तब आपको म्यू के जगह क्या ले लेना है कि tan थीटा, ये अल्फा जो दिया रहेगा और अल्फा या थीटा जो भी दिया रहेगा वो लेकर के इसका फ्रिक्शन फोर्स आपको निकालना है। समझ गए? देखिए अब एगो पॉइंट आता है, ये एग्जाम में खूब बार पूछा गया है। कोई भी अगर आप जेई का एग्जाम दिए होइएगा इंजीनियरिंग टाइप का, तो वहाँ एक क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि एंगल ऑफ रैप्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। देखिए जैसे कि आप मान लीजिए कि ये कोई फ्लैट है चीज़ें, ठीक है, फ्लैट है,
ये फ्लैट हम 2 फ्लैट ले रहे हैं, इसके आपको समझ में आ जाएगा। ये ग्राउंड है आपका, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। आप एक ग्राउंड पे क्या किए कि एक आपका ग्राउंड के ऊपर ये टेबल है आपका, ठीक है, टेबल के ऊपर क्या किए, एक छोटा सा आप ऑब्जेक्ट रख दिए, टेबल के ऊपर छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिए। ये है आपका टेबल, ये है क्या आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु है, समझ गए। अब आप क्या किए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अपने आप नीचे खिसक रहा है नहीं ना, लेकिन अब आप क्या किए, इस टेबल को थोड़ा सा टिल्ट कर दिए, ऐसे टिल्ट किए, ऐसे कर दिए। अब इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा था, तो अब आप क्या देखें कि जब ये एंगल आप थीटा यहाँ पे लिए या अल्फा लिए, जो कुछ भी लिए, तो अब ये क्या हुआ कि ये धीरे धीरे स्लाइड करके गिरने लगा। तो इसको जो ये ऊपर की तरफ जो उठाए, जितना एंगल उठाने के बाद ये वस्तु बाहर की तरफ गिर जाएगा, अपने आप स्लाइड करना शुरू हो जाएगा, इसी एंगल को क्या बोलते हैं, तो एंगल ऑफ रेपोस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, फ्रिक्शन एंगल के बराबर होता है। यहाँ पे अगर मान लिया जाए ये एंगल इसका अल्फा है या थीटा है, कुछ भी है, तो अल्फा इक्वल टू यहाँ क्या थीटा हो जाएगा, मतलब फ्रिक्शन एंगल के बराबर ये एंगल क्या होता है, रेप्स होता है, ताकि उस पर वस्तु बाहर की तरफ स्लाइड करने लगता है। समझ गया बात। चलिए इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। देखिए इसका एडवांटेज जो है हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ड्यू टू फ्रिक्शन, यहाँ क्या है पहले कि ड्यू टू फ्रिक्शन वी आर एबल टू मूव ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब फ्रिक्शन की वजह से आप देख रहे हैं जो ऐसे ऐसे, मान लिया कि आप ऐसे चलते रहते हैं नॉर्मली, अगर आपका काफ़ी ज़्यादा एज है तो आप चलते रहिएगा, या मतलब ऐसे देखते हैं, अगर पार्टी उटी में बाराती उराती में जाते हैं तो आप देखते हैं क्या करते हैं, एकदम पूरा का पूरा डांस करते हैं। डांस करते हो किस वजह से करते हैं, तो ये फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन लग रहा है ना अर्थ के द्वारा, इसी वजह से आप पूरा का पूरा डांस करते हैं, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए, द फाइबर ऑफ द थ्रेड आर होल्ड टुगेदर ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी कि ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब वो सटा जो रहता है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। नेक्स्ट देखिए, यानी कि द ब्रेक इज अप्लाई ऑटोमोबाइल वर्क ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। जैसे कि मान लीजिए कि आपका गाड़ी है, ठीक है, आप क्या करते हैं गाड़ी को एकदम 50 से नहीं सा आप इस पे बैठे हुए और एकदम सोचते हैं, जब रोड अच्छा मिलता है और खाली मिलता है तो क्या करते हैं, एकदम 50 60 70 लेकर चले जाते हैं। किसके भरोसे, अपने भरोसे नहीं, अपने भरोसे नहीं, ब्रेक के भरोसे आप लेके जाते हैं कि कोई भी दिक्कत होगा तो हम क्या करेंगे, तुरंत ब्रेक मारेंगे। और ब्रेक किस पे काम करता है, तो फ्रिक्शन फोर्स में ही काम करता है। तो आपके देख लीजिए जीवन में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ब्रेक का, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। समझ गया बात। चलिए देखिए नेक्स्ट, इकर है स्लजेज आर यूज इन ए कैसा, तो अरबिक रीजन, जो अरबिक रीजन, इसका मतलब होता है ये जो लिखा हुआ स्लेडेज, इसका मतलब होता है क्या कि मतलब जैसे कि व्हील रहित, मतलब बिना चक्का का गाड़ी, बिना चक्का का गाड़ी। यहाँ हम बिना चक्का के गाड़ी कहाँ यूज करते हैं, तो आर्कटिक क्षेत्र में, जहाँ पे आर्कटिक रीजन है, जैसे कि जिधर बर्फ ही बर्फ है, आइस से पूरा, वहाँ हम बिना चक्का वाला गाड़ी करते। क्यों, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन है ही नहीं। चक्का वाला गाड़ी यूज करेंगे तो पता ना वो कहाँ जा करके मतलब रुकेगा, ठीक है। तो इसीलिए बिना फ्रिक्शन, बिना चक्का वाला गाड़ी हम यहाँ यूज करते हैं कि किसके लिए, किसी सामान को ले जाने के लिए, इधर उधर टहलने के लिए, ठीक है। तो बिना चक्का वाला गाड़ी को यूज करते हैं क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन बहुत कम है, ठीक है। चलिए इसका डिसएडवांटेज भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है जिस चीज़ का एडवांटेज होता है उसका डिसएडवांटेज तो होना ही होना है। देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये लॉट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म्स ऑफ हीट कॉज वियर एंड टीयर मूविंग पार्ट। देखिए आप क्या करते हैं, जब ब्रेक लगाते हैं गाड़ी में तो वहाँ क्या होता है, देखिएगा आप उस चक्का को थोड़ा सा घिस जाता है वहाँ पे, और ब्रेक भी घिसता है, और वहाँ पे छू कर देखिएगा उस टाइम में ना तो एकदम धीका हुआ होगा, मतलब एकदम हीट होगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रहा है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वेस्ट हो रहा है। जब आपका गाड़ी मूविंग में था तो आपके पास क्या था, काइनेटिक एनर्जी था, लेकिन जब आप रोके ब्रेक लगा करके तो किस में, हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट हो गया चीज़ें। समझ रहे हैं। चलिए एक ये भी क्वेश्चन आगे आपको पढ़ाऊंगा मैं कि एनर्जी मतलब जो होता है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है सिर्फ। दूसरा इसका देखिए जो डिसएडवांटेज क्या है कि ड्यू टू फ्रिक्शन स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट। ये इसमें देखिए फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि आप देखते हैं गाड़ी के अंदर चक्के के अंदर बॉल बेरिंग लगा रहता है, वो सब में एक्चुअली थोड़ा ना थोड़ा फ्रिक्शन रहता है। तो उसी फ्रिक्शन की वजह से हम क्या करते हैं, मतलब उस फ्रिक्शन की वजह से हमें जितना स्पीड दिया जाता है उसी स्पीड में हम चला सकते हैं, उसे बियॉन्ड मतलब उसे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि उसे ज़्यादा करेंगे तो हमें फ्रिक्शन क्या करेगा, रोकने का कोशिश करेगा। देखिए मेथड ऑफ फ्रिक्शन को हम कम कैसे कर सकते हैं, तो लुब्रिकेटिंग करके कम कर सकते हैं, ग्रीस डाल के, ऑयल डाल के, ठीक है, कम कर सकते हैं। बॉल बेरिंग का यूज करके हम कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो फ्लैट है उसको हम बॉल बेरिंग का यूज करेंगे तो कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि स्लाइडिंग की जगह रोलिंग यूज करेंगे तो कम हो जाएगा, ठीक है। सॉफ्ट सॉल्यूशन यूज करेंगे तो कम हो जाएगा। समझ, इस सबसे हम कम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे आपका आगे आपका दिखा मतलब यहाँ पे लिखा गया कि टायर के बारे में आपको कहा गया कि टाइप्स। जैसे कि देखिए आप, जैसे कि रोड होता है,
ये मतलब ये रोड हो गया, ठीक है। आपके अंदर ये टायर है, ये टायर के देखिएगा आपका ये नया अगर टायर है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रिप रहता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा पकड़ता है रोड के अंदर, ठीक है। जैसे कि बरसात उरसात के मौसम में अगर आप जा रहे हैं तो आपको देखिएगा जब इसके अंदर मतलब अच्छा ग्रिप रहेगा आपके टायर के अंदर तो कम फिसलेगा, लेकिन अगर इसका ग्रिप खत्म हो गया है तो आपको देखिएगा बहुत ज़्यादा आपका गाड़ी फिसलेगा। तो यही बात कह रहा है कि अगर आपके अंदर इस टायर के अंदर ग्रिप अच्छा है तो ये क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम। लेकिन अगर ग्रिप कम है टायर के अंदर तो क्या होगा, फ्रिक्शन मिनिमम हो जाएगा। समझ गए, यही बात कर रहा है। चलिए थोड़ा वर्क देख लेते हैं। देखिए वर्क जो होता है क्या होता है कि आपको सीधे फॉर्मूला से याद रखना है। ऐसे वर्क का आप देख लीजिए डिफिनीशन थोड़ा क्या है कि वर्क इज सेड टू बी डन इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज एबल टू एक्टिंग मूव इट थ्रू द सेम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब सीधा सीधा बात क्या कर रहा है कि वर्क के लिए फॉर्मूला जो ओरिजिनल होता है क्या होता है, वर्क के लिए, ये तो मैं फोर्स लिख दिया, वर्क लिखता हूँ। देखिए वर्क के लिए जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है कि एफ एस कॉस थीटा, ये होता है ओरिजिनल फार्मूला अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। लेकिन इसमें बहुत कुछ मॉडिफिकेशन आ जाएगा तो आपको जनरली जो मिलेगा नॉमरिकल वो वर्क इजकल टू में एफ इंटू में एस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि वर्क तभी होगा जब क्या कर रहे हैं आप, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ मूवमेंट होना चाहिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। समझ गए बात। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई वाल है एकदम बिल्कुल स्थित है, आप इस पर कितना भी फोर्स लगा लीजिए ये आगे की तरफ नहीं जाएगा, तो ये आपको लगेगा कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स सब्जेक्ट में क्या है, वर्क यहाँ पे क्या है तो जीरो है, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। समझ गया बात। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव वर्क। देखिए हम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वर्क को हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास क्या है, एक ट्रैक्टर है। समझ गए, आपके पास क्या है, एक ट्रैक्टर है, ठीक है, ट्रैक्टर है और इसमें आप किसी को रखे हुए चलाने के लिए, ड्राइवर साहब को। ये ड्राइवर साहब ट्रैक्टर चला रहे हैं। अब मान लिया जाए कि आपके पास खेत है, इस खेत को जब ड्राइवर साहब आप जोत दिए तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके लिए वर्क हो गया, खेत जोत दिए या ट्रॉली को खींच लिए तो वर्क हो गया। तो ये ट्रैक्टर के द्वारा जो आप काम कर रहे हैं, आपके ट्रैक्टर के द्वारा, इस मशीन के द्वारा जो आपको वर्क मिला तो ये कैसा वर्क कहलाता है, पॉजिटिव वर्क। लेकिन अब क्या किए कि ड्राइवर साहब खेत जोत करके और ट्रैक्टर को लेकर के आ रहे थे, जब रास्ते पर लेकर आए तो सड़क पर क्या हुआ कि ये ड्राइवर साहब ट्रैक्टर को जब बाहर कर रहे थे, मतलब खेत से बाहर कर रहे थे, तो ये ट्रैक्टर क्या हुआ, खराब हो गया। अब इस ट्रैक्टर को बनाने के लिए आप क्या लाए, मैकेनिक्स को बुला करके लाए। तो अब आप क्या कर रहे हैं काम, पहले तो आपको ट्रैक्टर ने काम दिया, अब आप ट्रैक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, ट्रैक्टर को ठीक करा रहे हैं, मतलब ट्रैक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये वर्क कैसा हो गया, ट्रैक्टर इस सिस्टम के लिए अगर हम देखें तो ये वर्क हो गया आपका नेगेटिव वर्क। तो यही होता है नेगेटिव और पॉजिटिव, जो मैं एग्जाम्पल से समझाया हूँ। अब दूसरी बात, पॉजिटिव नेगेटिव वर्क क्या होगा, तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर जाएगा कॉस थीटा के अकॉर्डिंग, तो वो आपको फार्मूला से भी निकल जाएगा। बात समझ गए, यहाँ पे यही दोनों चीज़ आपको समझना था। समझ गए। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट चीज कि जीरो वर्क। जीरो वर्क कहाँ होगा, जहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा वो सब जगह कहाँ होगा, जीरो वर्क। जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया गया, देखिए कह रहा है व्हेन ए कुल्ली ट्रेवल्स ऑन ए, जब ये इसका जब क्वेश्चन आएगा ना न्यूमेरिकल में तो मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं था, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट थोड़ा सा बता दिया। देखिए इसमें देख लीजिए एक दो पॉइंट आपको याद रखने वाला है। व्हेन ए कुल्ली ट्रेवल ऑन ए प्लेटफॉर्म विथ ए लोड इज, मतलब वो क्या होता है, जब आप कुल्ली जो है, कुल्ली को आप देखते हैं कि ये बेचारे मतलब काफ़ी सारे लोड ले करके और ट्रेवल करते रहते प्लेटफॉर्म पर, ये अपने माथे के ऊपर लोड लिए रहते हैं। लेकिन ये फिजिक्स के टर्म में कोई वर्क नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये ग्राउंड के साथ कैसा एंगल बना रहा है, तो 90 डिग्री के बना रहा है। और फिजिक्स क्या कहता है कि हमारे अंदर वर्क तभी होगा जब एफ एस कॉस थीटा होना चाहिए, और यहाँ थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री थीटा हो गया तो कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है। तो भाई साहब पूरा वर्क को क्या कर दिया, जीरो। भाई साहब को लग रहा है हम वर्क कर रहे हैं, और जो इनके सामान लेकर जा रहे हैं उनको भी लग रहा है वर्क कर दिए मेरे लिए, तो इसीलिए वो क्या देते हैं, उनको पैसा तो दे देते हैं। तो इसको अगर प्रैक्टिकल फॉर्म में देखिएगा तो वर्क हो गया, लेकिन फिजिक्स के टर्म में जो थ्योरी डिफाइन है तो क्या बोलते हैं कि वर्क नहीं हुआ। आगे बढ़िए, देखिए आगे जो इसका एग्जांपल दिया गया है वो ये दिया गया है, कह रहा है व्हेन ए बॉडी इज मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ, जब सर्कुलर पाथ में घूमता है विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग, व्हेन ए पर्सन डज नॉट मूव फ्रॉम हिज पोजिशन बट ही मे बी होल्ड एनी अमाउंट ऑफ हेवी लोड। देखिए आप समझने का इसको कोशिश कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, सिंपल बात है, क्योंकि जो भाषा लिखा हुआ है उसमें वो काफ़ी सारे बात कहते हैं, कई लोग समझ जाते हैं भाषा को पढ़ के, कई लोग नहीं समझते, लेकिन जो मैं एग्जांपल देता हूँ उससे सब लोग को समझ में आ जाता है। देखिए ये स्ट्रिंग है, मतलब ये एक तार है, समझते हैं ना, धागा, ठीक है, और इसमें कोई मांस लगा हुआ है, ठीक है, मांस। अब क्या करते हैं, बचपन में आप घुमाए भी हुई है, क्योंकि हम लोग तो गांव से, हम तो गांव से, तो हम खूब घुमाए हुए हैं इसको। जैसे कि क्या करते थे, एक स्ट्रिंग ले लेते थे और इसमें क्या करते थे, एक कुछ को बांध देते थे छोटा सा, और इसको हाथ में ऐसे पकड़ते थे,
हाथ में पकड़ते थे और इसको ऐसे 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 राउंड राउंड ऐसे घुमाते थे। काफ़ी सारा मज़ा आता था। और क्या होता था ना कि इसमें एक आवाज़ भी निकलता था, वो आवाज़ बहुत सारा सुरीला आवाज़ होता था जो सुनने में अच्छा लगता था, इसीलिए इसको घुमाते रहते थे कभी कभी। लेकिन इसके लिए कई बार चट्टा भी पड़ता था, ठीक है, तो ये चुरा के सब काम करते थे। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ें हो गया घुमाते। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी वर्क भी जो हो रहा है, क्यों जीरो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसका भी जीरो। सपोज कि यहाँ से ही घूमना शुरू किया फिर यहाँ आकर रुक गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही कहाँ, नहीं हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका भी वर्क जीरो होता है इस केस में। तो यही चीज़ कर रहा था, ठीक है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा और आपको थ्योरी बच गया, और मैं सोचता हूँ कि आपको जब समझा ही रहा हूँ मैकेनिक्स चैप्टर तो आप अच्छे से समझ लीजिए। क्यों, क्योंकि अगर आप जल्दीबाजी कर लीजिएगा तो आगे के चैप्टर आपको समझने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये बेसिक चैप्टर है, आप अच्छे से समझ लीजिए, सब न्यूमेरिकल आपका बन जाएगा। 8 मार्क्स को आपको आना है। जब आप देखते हैं रिजल्ट आता है तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स से हजारों में लोग छंटते हैं। तो मैं ना चाहता हूं कि आप छंटे, इसीलिए आप सब एक एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि मेरा एम्बिशन क्या है कि आपको सक्सेस दिलाना। समझ गया बात। तो चलिए इसमें थोड़ा और बच गया, जो मैं शाम को इसका लेक्चर दे दूंगा, जो वीडियो दे दूंगा, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव है और न्यूमेरिकल है वो तो आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो भी मैं करा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट करूंगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। तो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि मैं पूरे वीडियो में आपसे कहीं भी आपका 1 मिनट भी टाइम वेस्ट ना करता हूं और कहीं नहीं बोलता हूं लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये आपका फर्ज बनता है, तो आप जरूर करिएगा, आपसे हमें उम्मीद है। और आपका काफ़ी लोग करते भी हैं, और काफ़ी लोग तो इतने अच्छे कमेंट करते हैं ना कि पढ़ के ऐसा लगता है कि मैं आपको कितना अच्छा कुछ पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।